अंबेडकर ने इसकी बात को कितनी वाजे तरीके से कई बार लिखा है कि एक मुसलमान को आप कभी राष्ट्रवादी बना ही नहीं सकते। ये तो साहब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पौन शताब्दी पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे देश के 3 टुकड़े करा दिए गए, और आज आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू की। हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया ये बात ना करें। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी ध्रुवीकरण नहीं लाए हैं, ध्रुवीकरण मोदी को लेके आया है। ध्रुवीकरण मोदी को लेके आया है। जिस दिन मोदी ने वो टोपी नहीं पहनी थी, उस दिन से लोगों को लगा कि साहब कोई आदमी है जो ध्रुवीकरण के खिलाफ, जो कि तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो इनके लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। नंबर एक, अगर हिंदू मर रहा है तो मुद्दा नहीं। नंबर दो, अगर सामान्य वर्ग का कोई आदमी मर रहा है तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ तब है, अच्छा, दलित भी मर रहा है तो मुद्दा नहीं है अगर उसको मारने वाला कोई मुस्लिम या फिर कोई और है। जैसे आप देखें, पाकिस्तान से आए हुए तमाम शरणार्थी 99% दलित है, पर ये कहते हैं CAA लागू नहीं होने देंगे। क्यों? वो तो दलितों के लिए आया ना कानून, पर चूंकि वो मुसलमानों से परेशान होके आए हैं तो इसलिए साहब CAA लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 10 वर्ष की जो देश की राजनीति रही है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी, ऐसा लगता है सत्ता पक्ष के तो अगवा चूकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके सहायक के तौर पर अमित शाह उनकी एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं। वो तो नए नए दांव और नए नए रास्ते देश के सामने और विश्व के सामने रख रहे हैं और उन पर चल करके दिखा भी रहे हैं और दुनिया को भी रास्ता बता रहे हैं। अब तो दुनिया भी, जो भारत की इकोनॉमी है, जो नरेंद्र मोदी ने करिश्मे किए हैं, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करती हुई दिखाई देती है। ये अलग बात है कि जो विपक्ष है हमारे यहाँ का, वो पिछले 10-11 वर्ष की जो कुल मिलाकर के राजनीति रही है और नरेंद्र मोदी का जो तौर तरीका रहा है, उसको बिल्कुल रत्ती भर भी समझ नहीं पाया है। वरना वो परंपरागत राजनीति ना कर रहे होते, 90 के दशक की राजनीति 2024 में ना कर रहे होते। और कई बार तो लगता है कि 2014 में भी इन लोगों ने जो गलतियां की, उसको रिपीट किया 2019 में, और अब उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे हैं और 5 साल बाद 2024 में। यानी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को 10 साल हो रहे हैं और 10 साल बाद भी उनकी खिल्लियां उड़ाना, उनके बारे में अपमानजनक बातें करना, उनकी जो योजनाएं हैं उनका भी एक तरीके से उपहास करना, बस वहीं तक अटके हुए हैं। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातिगत राजनीति करना, धर्म आधारित राजनीति करना और वही जातीय समीकरणों में ही उलझे रहना, उसी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति चल रही है और वो लगातार मार भी खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअल में इन सब चीजों से आगे बढ़कर के फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अपने न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में, कुछ भी कह लीजिए, उसमें जिस तरीके से एक सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, हिडन तौर पर भी और दूसरे खुलेआम भी, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बेंगलुरु में वो एक्सरे करने की बात कर दी, संपत्ति सर्वे की बात कर दी और पुनर्वितरण की बात कर दी, उसने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब खुल करके खेलने का मौका दे दिया और इनको पूरी तरीके से निवस्त्र करके एक्सपोज करने का भी मौका दे दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, कुछ गलत तो है नहीं। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की जो मूर्खता है, कई बार लगता है कि वही नरेंद्र मोदी की ताकत बन गई है। देखें,
अक्सर ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सफलता में बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी का है। पर जब नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव गुजरात में जीत रहे थे, राहुल गांधी तो नहीं थे ना वहां पे। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आके पूरे देश को एक झटके से जीतते हैं, तो उनके सामने राहुल गांधी नहीं थे, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस का एक अलग स्वरूप था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी की वजह से ही नरेंद्र मोदी एक एक जबरदस्त नेता हैं। और उनके सामने कौन टिका अब तक, आप बताएं। वो राहुल गांधी की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मदद है साहब। मतलब उसका कारण है, उसका कारण है। आप देखें 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन से लेकर आगे तक कभी राहुल और सोनिया स्कूल नहीं गए, राहुल और प्रियंका स्कूल नहीं गए। इनको प्राइवेटली कोच किया गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में छुपा के डाला गया, फर्जी नामों से निकल नहीं पाते थे, किसी से मिल नहीं पाते थे। तो हुआ क्या कि इनको हिंदुस्तान के बारे में कोई आइडिया ही नहीं लगा। इंदिरा गांधी आप अच्छा माने बुरा माने, लेकिन उन्होंने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जमीन से राजनीति देखी थी, स्क्रैप से राजनीति सीखी थी। तो साहब उनकी बात अलग थी। देखिए राजीव गांधी के साथ भी यही दिक्कत थी। वो आते हैं, वो गन्ने के खेत में जाके पूछते हैं चीनी का खेत कहाँ है। तो मतलब आप समझे ना कि उनको यही नहीं आइडिया था कि गन्ने से चीनी दो। एक इस तरह की अजीबोगरीब उनके किस्से हैं। तो साहब इन लोग जमीन से बिल्कुल, इनको हिंदुस्तान के बारे में मालूम नहीं था। राजीव गांधी भी ज्यादातर बाहर रहे या फिर महंगे स्कूलों में रहे, और राहुल गांधी तो बाद में स्कूल ही नहीं गए, तो इनको एकदम सवाल से कटे हुए। लेकिन फिर भी साहब आप 20-25 साल से राजनीति में हैं, बहुत समय होता है। एक आरटीआई बताती है कि आप साल में 65 बार विदेश जाते हैं, यानी महीने में 5 बार से ज्यादा। तो अगर इतना एकदम जुनूनी तरीके से, भाई कौन आदमी, ओंकार सर मैं आपके आपके पूरा आपके ट्रिप फाइनेंस करूं, फिर भी कहूं महीने में 5-6 बार आप विदेश जाइए, तो आप कहेंगे यार एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है। मतलब महीने में 5-6 दिन मेरे, मतलब अगर मैं 5 बार 10-12 दिन ऐसे निकल जाएंगे, तो मैं करूंगा क्या, और वहां पे रुकूंगा क्या, और फिर हिंदुस्तान में क्या रुझान है। तो ये समय अगर उन्होंने इंडिया में दिया होता, और जो फिजूल की यात्राएं निकाल रहे हैं, हाँ मतलब महंगी महंगी बयानों में, अगर थोड़ा भारत में रुके होते, उस दौरान आप देखें इनकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस 15%। तो उस नेता से आप अपेक्षा क्या करते हैं। अब आप देखें, शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के बयान से, शुरुआत करते हैं जब इतना बवाल मचा सैम पित्रोदा के बयान को लेके, तो राहुल गांधी ने सफाई क्या दी, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमने ये थोड़ी कहा था कि हम कोई कार्रवाई करेंगे, हम तो सिर्फ जांच करने की बात कर रहे थे। तो क्या जांच करके क्या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं? ये कौन सी बात है कि हम सिर्फ जांच करते हो, कार्रवाई नहीं करते। इससे ज्यादा बेसिर पैर का मैंने बयान आज तक नहीं सुना कि सर हम सिर्फ जांच करते, सर्वे करते, कार्रवाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं। आप सोच कर देखें साहब, पहले इन्होंने कितना कहा अन्याय था हो। कि लोगों की संपत्ति छीन कर दोबारा बांटेंगे। अब कह चलिए रहे हैं कि वो भी एक बार कह लीजिए। अब इन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई की बात नहीं की थी, कार्रवाई की बात नहीं कही थी, तो जांच करके कर कह रहे हैं। ये तो वही है कि आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। आपका मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे, तो 3 अरब रुपए खर्च करके उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, जिसका रिजल्ट उन्होंने आज तक जारी नहीं किया, आज तक सामने नहीं। तो आप टैक्स पेयर के अरबों रुपए खर्च करके आप जातिगत जनगणना कराते हैं, और आप उन्हें दिखाते तक नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमने कहा था हम सर्वे कराएंगे, हम पता कराएंगे, हमने कार्रवाई की बात नहीं की थी। इससे ज्यादा बेसिर पैर का मैंने राजनीति ने बयान नहीं देखा। अब आ जाते हैं सैम पित्रोदा के बयान पे। सैम पित्रोदा ने कोई पहली बार ये कारनामा नहीं किया। पिछली बार पंजाब में चुनाव हो रहा था और सरदारों के नरसंहार की बात हो रही थी कांग्रेसियों के हाथ में, तो उन्होंने कह दिया था हुआ तो हुआ। आपको याद होगा सर उनका बड़ा फेमस डायलॉग, हुआ तो हुआ। तो अब मतलब ये सब लोग कहाँ से आते हैं, वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं सर, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, उस तरह के लोग हैं। अब आपने वहां से बैठ के इनहेरिटेंस, अब आप देखें इनहेरिटेंस टैक्स की जब ये बात करते हैं 55%, यानी अगर बाप मरेगा तो उसके बेटे को 45% जाएगा, 55% सरकार रख लेगी। सुनने में असंभव लगता है, पर इतना संभव है नहीं। मैंने साहब आपको अपना ट्वीट भेजा था 28 फरवरी 1970 को सदन में, इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी और जिन्होंने मोरारजी देसाई को हटाकर वित्त मंत्रालय भी अपने हाथ में ले लिया था, जो कि वित्त मंत्री भी थी, जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया, तो इस देश में अब तक का हाईएस्ट टैक्स स्लैब लाई 97.75।
97.75। और जो उस समय वित्त सचिव थे, उनसे पूछा गया कि साहब लोगों के पास इंसेंटिव क्या बचेगा, उन्होंने कहा ₹2.25 तो अभी भी हमने आपको दिया ना आपके ₹100 में। और इस घटना को बता कौन रहा आपने देखा, मैंने अपने ट्वीट में वीडियो किसको लगाया है, स्वामीनाथन अय्यर का। स्वामीनाथन अय्यर स्वामीनॉमिक्स लिखते थे, पुराने हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के डेज उनको फॉलो कर रहे हैं, बड़े अर्थशास्त्री मणिशंकर अय्यर के सगे बड़े भाई। वो बताते हैं कि साहब 98% तक टैक्स इंदिरा गांधी यहाँ लगा चुकी। तो अगर आप 98% टैक्स लगा चुकी है तो 55% की बात कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत कहां है? 98% टैक्स इंदिरा गांधी ने लगाया, आपने 1970 में लगाया, 1990 को हम 20 साल के अंदर दिवालिया हो गए। 20 साल के अंदर हम दिवालिया हो गए। और 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हमारे देश का सोना हवाई जहाज में भर के विदेश भेज के गिरवी करते हैं। इस तरह की जो आपकी पॉलिसीज थी, उन्होंने 20 साल में हमको दिवालिया कर दे। वो तो भगवान भला करे नरसिम्हा राव का, जिस आदमी को कभी अपना पूरा क्रेडिट मिला नहीं, कांग्रेस से मिलने नहीं दिया। नरसिम्हा राव आते हैं 91 में, पूरी समाजवादी पॉलिसी को उल्टा खड़ा करके इसको पूंजीवाद की तरह चला देते हैं। पूंजीवाद का पहिया एक बार चल गया तो चल गया। तो साहब नरसिम्हा राव उसको लागू करते हैं, अटल बिहारी उसको चलाते हैं, मनमोहन सिंह उसको चलाते हैं, नरेंद्र मोदी उसको चलाते हैं। पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखिए, आप कैसे, किस मुंह से आप पूंजीपतियों की आलोचना करते हैं? जब एक बार समाजवादी व्यवस्था आपने बदल दी, समाजवादी व्यवस्था बदलने का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर खत्म, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म, सबको सब वो प्राइवेटाइज होगा। वो आप भाई, प्राइवेटाइज करने की परंपरा नरसिम्हा राव ने शुरू की कि सैकड़ों यूनिट्स, सैकड़ों कंपनी इन्होंने प्राइवेटाइज की, मनमोहन सिंह ने की, अटल बिहारी ने की, मोदी ने की। तो साहब जब एक बार आप प्राइवेट रास्ते पे चल रहे, पूंजीवाद क्या? पूंजीवाद ये कहता है कि साहब जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगी, सुरक्षा मुहैया कराएगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में है। तो नौकरी वगैरह देने की जिम्मेदारी प्राइवेट हैंड्स में आती है। प्राइवेट सेक्टर में, पूरी दुनिया में सरकारें नौकरी नहीं देती, प्राइवेट जो सेक्टर है वो नौकरी देता है। इसी के तो आप उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उन्हीं को कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उनको एकदम छीन के उनको बराबर ले आए। अच्छा, आप सबको बराबर ले आएंगे, नौकरी कौन देगा? अगर मानिए आपने सबको एक स्तर पे कर दिया तो कौन नौकरी करेगा, कौन नौकरी देगा? क्योंकि सरकारी तो नौकरी दे नहीं सकती, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर खत्म होता चला जा रहा है। इतनी सी बात आप समझे, ऊट पटांग बातें करना बंद कर। उसके बाद सैम पित्रोदा कह देते हैं कि साहब 55% टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, इसको भी जानने कितनी बेहूदी है। इतने स्टेट से 50 स्टेट से 6 स्टेट्स में अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, केवल 6। उनमें से भी आयोवा जो है 1925 में 2025 में इसको खत्म कर रहा है। व्हाट इज इनहेरिटेंस टैक्स? इनहेरिटेंस टैक्स से बीबी पे नहीं लगता, पति मर गया बीबी पे नहीं लगता, बच्चों पे भी ज्यादातर 99% केस में नहीं लगता, और लगता भी है तो बहुत मामूली लगता है। इनहेरिटेंस टैक्स इतना मामूली भी लगता है, 0.75 से शुरू होता है और 18% तक जाता है। इतना कम। कोई आपकी अगर कोई चैरिटेबल फर्म है उस पर भी नहीं लगता है। इनहेरिटेंस टैक्स 8 से 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी भी तो लगता ही नहीं, उसके ऊपर लगता है। उसके ऊपर भी लगता है तो बीबी को नहीं देना होता है, बच्चों को सामान्य तौर पे नहीं देना पड़ता है। कुल मिला के अमरीका में 1 से 1.5% लोगों ने आज तक इनहेरिटेंस टैक्स दिया। तो जब अमेरिका में 1.5% दे रहे हैं तो उसको यहाँ इस तरह कहना क्या बेहुदापन है? इसका क्या मतलब है साहब, आप बताएं। मतलब ये नहीं, मैंने मुझे है, इनहेरिटेंस टैक्स बता रहा हूं आपको। हाँ, मुझे मुझे ये समझाइए साहब, और मुझे नहीं, इनको नहीं, मैं अपने समझाइए। दर्शकों को, ओंकार जी, इसीलिए मैंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स समझे ना कि मतलब जहां की बात कर रहे हैं वहां में नहीं लग रहा है। 2014 के नरेंद्र मोदी को याद करिए, जब वो पूरे देश में प्रचार कर रहे थे और लोगों से संवाद कर रहे थे, तो वो लोगों को ये बता रहे थे कि हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना भी हताश होने की जरूरत नहीं है। भारत की तकदीर बदली जा सकती है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। हाँ, और उन्होंने वो सब चीजें गिनाई थी कि क्या-क्या किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इनके 50 साल और मुझे आप केवल 5 साल दे दीजिए, और 5 साल में आप देखिएगा कि मैं कितना बदलूंगा और आप लोगों के जीवन में किस तरह के सुधार लाऊंगा। वो तो लोगों की होप जगा रहे थे, और गुजरात मॉडल उनके पास था। वहाँ का उदाहरण लोगों के सामने था कि गुजरात में किस तरीके से परिवर्तन कर दिया इन्होंने। केंद्र का सहयोग मिले बिना भी इन्होंने गुजरात एक मॉडल जो है स्थापित कर दिया।
तो ये देश में कुछ कर सकते हैं। वो तो लोगों की होप जगा रहे थे, उम्मीदें जगा रहे थे, और ये लोगों को डरा रहे हैं क्या? ये डरा करके वोट लेंगे क्या? और पहले जो संपत्ति की पैमाइश करने की बात, एक्सरे की बात राहुल गांधी ने कही, उसको किस तरीके से पेश करके और इनको पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया, वो तो कल के सारी जनसभाओं में हमने देखे हैं, परसों की सभाओं में देखे हैं। आज जैसे ही सैम पेट्रोडा ने ये बकवास की, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इसको किस तरीके से अपनी जनसभाओं में प्रस्तुत किया, जरा ये भी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं एक बार, तो समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों को किस तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे, और इनको इतना बैकफुट पर धकेल देंगे कि ये रेस से ही बाहर हो जाएंगे? सर एक बार प्रश्न रिपीट कर दें सर। मैं कह रहा था कि क्या इन लोगों को अभी तक भी इस बात का कोई तजुर्बा नहीं है कि 2014 से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी किस तरीके से मुद्दों को लोगों के सामने रखते हैं और अपने विरोधियों को रेस से ही बाहर कर देते हैं? साहब भाजपा के नेताओं ने तो फिर इस मामले को बहुत देर से उठाया। सैम पित्रोदा का जैसे ही बयान आया, मैंने देखा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लोगों ने तमाशा करने शुरू कर, क्या हो रहा है भाई, कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी कहेंगे आप। और देखिए हकीकत ये है कि भाई उनकी अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। भाई वो इतने समय तक सत्ता के बाहर रहने के वो आदी नहीं है। दूसरी बात, राहुल, आदमी की अपनी विश्वसनीयता होती है। जो आदमी हजारों करोड़ के चोरी के आरोप में पूरा परिवार जहां पे वो हो, जमानत पे हो, तो उसकी क्या बात सुनी जाए साहब। नेशनल हेराल्ड वाले केस में इतने लंबे चौड़े स्कैम के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं। उस पर आप कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि देखिए इनकी कोई साहब वो नहीं है, जिसे कहना चाहिए इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप देखिए सारा अंतर किस बात पे आ रहा है, कौन आदमी कह रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक विश्वसनीयता बनाई। कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने इसलिए विश्वसनीयता बन गई कि साहब उनके आगे पीछे कोई नहीं है, और लोग कहते हैं कहां ले जाएंगे पैसा। आगे पीछे कोई तो जयललिता के भी नहीं था ना, आगे पीछे तो कोई ममता के भी नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अपनी अपनी विश्वसनीयता होती है। आगे पीछे कोई तो राहुल गांधी के भी नजर नहीं आ रहा, शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की ना साहब। लेकिन एक विश्वसनीयता वाली बात होती है। एक तो ये बात हुई। दूसरे साहब आप ये बताएं, मतलब ये बात अब समय के साथ पूरी तरह साबित हो चुकी है, किसी को पसंद आए या पसंद ना आए, हकीकत ये है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने। जैसा अभी मैं उनको पूरा बैकग्राउंड आपको समझा रहा था, वो उनका किसी भाषा पे कमांड नहीं है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको खुद नहीं आइडिया है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, पलट जाते हैं। उनको खुद आइडिया नहीं कि उनकी किस बात का क्या असर निकलेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतने बड़े नेता हैं, क्या इनके पास कोई वो नहीं है, टीम नहीं है जो इनको एडवाइस करे। उनके साथ टीम है, लंबी चौड़ी टीम है।
लेकिन वो टीम सेलेक्ट कौन करता है? राहुल गांधी तो सेलेक्ट करते हैं। सैम पित्रोदा का चुनाव किसने किया? राहुल गांधी ने ही तो किया ना। तो जो आपका साहब सवाल है कि क्या इनको आइडिया नहीं है, खूब आइडिया है, सब आइडिया है, करें क्या साहब, करें क्या? एक आदमी से आप उसकी क्षमता के बाहर का काम लेने की बात करें। पहले मैं कहने में थोड़ा संकोच करता था ओंकार जी, पर अब मुझे कोई संकोच नहीं होता है। राहुल गांधी की क्षमता से बाहर का काम मुझसे लिया जा रहा है सर। मैं राहुल गांधी का इकलौता कारण जिसलिए राहुल गांधी बने हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी में भी कोई उसको जोड़ने वाला ग्लू नहीं है। गांधी परिवार अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी हो, पर उसको जोड़े हुए है। तो लेकिन एक बात का मैं आपको दावा कर रहा हूं कि 2024 का चुनाव हार है, और जैसा कि हारते दिख रहे हैं, ये हारने के बाद गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के अंदर से बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं सर। मैं राहुल गांधी जिस खानदान से आते हैं उस खानदान का ही अगर ये वाकई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं भारतीय राजनीति में, तो इनको क्या किसी ने संस्कार नहीं दिए हैं? राहुल गांधी की उम्र इस समय 53 साल है। नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी आयु 74 है। प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखिए, और ये आज का ही है। देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। क्या शो करता है अनुपम जी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना? थर थर कांप रहा है, झूठ बोल रहा है, अब मतलब इसको सोच के देखे ओंकार जी, अगर किसी भाजपाई ने ये लैंग्वेज सोनिया गांधी के लिए यूज किया जाता है, उनको तो सोनिया एंटोनिया भी कह देते हैं तो बवाल हो जाता है। उनको तो सोनिया मतलब ये वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए विश्व और उनके उस नाम का इस्तेमाल करते जो उन्होंने संन्यास के पहले लिया था। तो इनको तो सोनिया एंटोनियो भी कहते हैं, तो उनको बुरा लग जाता है। अगर आप कोई सोनिया गांधी के लिए इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे तो कैसा हो। लेकिन देखिए, मैंने देखा कि राहुल गांधी जब भी परेशान होते हैं तो उनका दिमाग और जुबान दोनों से कंट्रोल पूरी तरह खो जाता है। अब जाहिर सी बात है, उनको तमाम लोग इस समय ताने दे रहे होंगे कि भाई साहब, भाई आप ही का पाला हुए हैं, ये आप ही ने कहते हैं इनको इतना बड़ा बढ़ा रखा है, सैम पित्रोदा को। किस तरह की बकवास करते आप घूम रहे हैं, किस तरह की बकवास सामने सैम पित्रोदा। हालांकि कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से कुछ कह सके, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कुछ तो फीडबैक आ ही रहा होगा। एक फीडबैक उनको आजकल और आना शुरू हो गया ओंकार जी। मैं आपको एक बहुत मजेदार बता रहा हूँ। देखिए, दोनों भाई बहन में सीधे तो कोई वो नहीं होता, लेकिन टीम प्रियंका और टीम राहुल में उत्तर प्रदेश में ही मैं देखता हूँ कि जबरदस्त एक वो भगदड़ मची हुई है। आप देखिए, जब प्रियंका गांधी जाती हैं उसके इमरान मसूद के शो में, राहुल गांधी नहीं जाते। राहुल गांधी यूपी में जहां जहां जा रही है, प्रियंका गांधी नहीं आ रही। अखिलेश यादव परेशान है, कह रहे हैं कि साहब ऐसा करें कि मैं डिम्पल को ले लेता हूं, आप प्रियंका को भी बुला लीजिए और हम चारों मिलकर एक रोड शो कर देंगे। रोड शो हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि टीम राहुल टीम प्रियंका बिल्कुल आपस में बन नहीं पा रही। इतना जबरदस्त झगड़ा चल रहा है जब से अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बने हैं। उनका इतना ज्यादा उनके आने से टीम प्रियंका इस कदर डिस्टर्ब हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ऐसे में दोनों की टीम्स में इतना ज्यादा झगड़ा मचा हुआ है, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लगातार जो फेल्योर्स हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है, ठीक है यार, सबको बहुत ज्यादा। अब एक बार प्रियंका को भी देख लो। हालांकि प्रियंका उत्तर प्रदेश आके अपनी मुंह की खा के जा चुकी हैं। लड़की हूं, लड़ चलती हूं, लड़ सकती हूं नारा उन्होंने दिया था, और भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति इतिहास का सबसे कम वोट इस बार कांग्रेस को मिला, सिर्फ 2%। तो 2% का वोट वो ला पाई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देकर। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जा गई, आपने देखा क्या हाल हुआ। तो ऐसे में आप मान के चलें कि प्रियंका का भी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अब बात तो सुगबुगार, तब कांग्रेस भाई डेस्परेट है, राहुल गांधी डिलीवर नहीं कर पा रहे, राहुल गांधी नतीजे नहीं दे पा रहे। तब एक बात शुरू हो गई कि साहब एक प्रियंका दीदी को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब इसको चलते दोनों भाई बहन में कहीं ना कहीं वो रिफ्ट नजर आ रही है। वैसे जब गलवियां ज्यादा हो जाएं, जब भाई बहन ज्यादा प्यार दिखाने लगे पब्लिक में, तो आप जान लीजिए ऑल इज नॉट वेल। तो राहुल गांधी इस समय परेशान चल रहे हैं, राहुल गांधी अंडर अटैक है।
विपक्ष से अंडर अटैक है, पार्टी के अंदर अटैक है। और ओंकार जी, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं करी जिस तरह के फालतू यूट्यूबर्स खड़े होकर कहते हैं कि मोदी योगी में झगड़ा चल रहा है, मोदी योगी को हटा रहे हैं, मोदी तो चुनाव हार गए, योगी तो चुनाव में, ऐसी इस तरह कोई बातें नहीं करता। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भरोसा नहीं करता, पर मैं बहुत विश्वस्त सूत्रों के आधार पे आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर आपस में एक परिवार में एक मनमुटाव की स्थिति लगातार आती जा रही है, जिसको लेकर सोनिया गांधी बहुत परेशान है। उनका दो बातें बताइए साहब। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी अभी तक भी, यानी पहले चरण के मतदान होने तक भी, बहुत संयत तरीके से चीजों को देश के सामने रख रहे थे, मतदाताओं के सामने रख रहे थे। अचानक उनका जो धैर्य का बांध है वो क्यों टूटा, और अचानक वो इतने आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं? दूसरे, ये जो नरेंद्र मोदी पर अचानक इन्होंने प्रहार किया है कि ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने शुरू की? पहल किसकी तरफ से हुई? ये तो साहब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पौन शताब्दी पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे देश के 3 टुकड़े करा दिए गए, और आज आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू की। मतलब सोचिए, 77 साल पहले इस देश के 3 टुकड़े आपने किस नाम पे कराए? इस्लाम के नाम पे कराए, मुसलमानों को अलग देश देने के नाम पे कराए। इस देश का धर्म, अच्छा 2 टुकड़े इस्लामिक हो गए, एक टुकड़ा धर्मनिरपेक्ष क्यों बनाया? वो थी एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो थी एक मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की एक नियत, एक कोशिश। उसी समय उन्होंने एक वोट बैंक की तरफ जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, तब से चला आ रहा है। और आप कह देते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कमाल की बात करते हैं। मतलब आप सोचिए, 1875 के आसपास सर सैयद ने पहली बार टू नेशन थ्योरी को क्या जिक्र किया था मेरठ की स्पीच में, लखनऊ की स्पीच में। ये स्पीचेज आप देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनलाइन उर्दू में अपलोड कर रखा है। मैं डाउनलोड किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट ले गया, वहां जाके मैंने का तर्जुमा कराया, मैंने इनका ट्रांसलेशन कराया, सुन के दंग रह गया किस तरह की वो मारकाट की बात है। अफगानिस्तान से पठान लाके और हिंदुओं के खून से गंगा नदी को लाल करने की बात कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश क्वीन से अपील किया, सर सैयद की बात कर रहे हैं जिन्होंने एएमयू बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो ब्रिटिश क्वीन से अपील करते हैं कि मैडम आप लोग ता कयामत अंग्रेज यहां से छोड़ के ना जाए, कयामत के दिन तक अंग्रेजों का राज रहे। सोचिए। सर इकबाल मियाँ को आप देख लें, अलामा इकबाल, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। जिन्ना को देख लें, हसरत मोहानी की बात करते हैं, कहते हैं सर हसरत मोहानी ने बड़ा इंकलाब नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद दिया था। पर हजरत मोहानी ने यह भी कहा था कि एक मुसलमान कम्युनिस्ट हो सकता है या कम्युनलिस्ट हो सकता है, सांप्रदायिक हो सकता है, कभी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता। बड़ा फेमस उनका बयान है, कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। अंबेडकर ने इसकी बात को कितनी वाजे तरीके से कई बार लिखा है कि एक मुसलमान को आप कभी राष्ट्रवादी बना ही नहीं सकते। अंबेडकर उस जमाने में इकलौते आदमी थे, आपको अंबेडकर अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो इकलौते आदमी थे जिन्होंने कहा आर्यन थ्योरी बकवास है, ब्राह्मण कहीं बाहर से नहीं आए, ठाकुर कहीं बाहर से नहीं है, सब यहीं के मूल निवासी। अंबेडकर इकलौते आदमी थे, जबकि नेहरू जी कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे आर्यन थ्योरी। तो अंबेडकर इकलौते आदमी थे जिन्होंने कहा था सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसके बगैर भारत में सुरक्षा कभी नहीं हो पाएगी। ये बात सरदार पटेल तक ने नहीं कही, अंबेडकर ने कही ये बात। तो आप देखें उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स निकाल के देखें। तो मेरा कहने का अच्छा, एक बात और मैं ओंकार जी आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल पे एक भी बात, मैं यहाँ नहीं कहीं भी एक भी बात ऐसी नहीं कहता हूं जिसको मैं प्रॉपर जिसकी तस्दीक ना कर सकूं। आपको जरूरत होगी तो मैं सारे लिंक्स आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल पे लगा दे। बहरहाल भारत सरकार ने देखिए उनका पूरा छापा है, अंबेडकर की पूरा एक एक भाषण एक एक लेख छापा है, भारत सरकार जाके देख लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया ये बात ना करें। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी ध्रुवीकरण नहीं लाए हैं, ध्रुवीकरण मोदी को लेके आया है, ध्रुवीकरण मोदी को लेके आया है। जिस दिन मोदी ने वो टोपी नहीं पहनी थी उस दिन से लोगों को लगा कि साहब कोई आदमी है जो ध्रुवीकरण के खिलाफ, जो कि तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो बहरहाल हालांकि उसमें भी बहुत लोगों को मोदी से तमाम शिकायतें भी हैं कि साहब आपने भी बहुत तुष्टीकरण किया वगैरह वगैरह। अब ये बात आती कि मोदी एकदम से अटैकिव ऑफेंसिव कैसे हो गए।
मैंने अपने देखा है कि हमेशा मोदी सेकंड दूसरे तीसरे चरण में हमेशा होते हैं। कभी आपने देखा, पिछली बार आपने देखा तो शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी उन्होंने, उसके पहले आपने देखा था कि किस मतलब उनका एक अंदाज है, जब उन्हें मालूम होता है कि चुनाव को गियर में लाना है, चुनाव को स्पीड पकड़वाना है, तो हमेशा इस तरह बात करते हैं। और चुनाव भाई वो एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वो किसी मठ से निकले शंकराचार्य थोड़ी ना है, वो एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। और वो आदमी हैं जो जमीन पे बैठे रहते थे जब भाजपा के आज के तमाम नेता कुर्सियों बैठते थे, वो वहां से आदमी उस जमीन से उठ के आदमी मुख्यमंत्री बना। कितने लोग होंगे इस दुनिया में जिसने पहली कुर्सी जो बैठी वो मुख्यमंत्री की थी, दूसरी कुर्सी जो बैठी वो प्रधानमंत्री की थी। विपक्ष की तरफ से संसद या विधानसभा कैसी लगती है उनको मालूम तक नहीं होगा, आज तक कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं, आज तक किसी और कुर्सी पे नहीं बैठे। तो भाई कुछ तो भाई जैसे एक वीर भोग्य वसुंधरा, वैसे भी कहते हैं कि भाग्य भी वीरों का साथ देता है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने को उठाया है, तो मेरा मानना है कि ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी नहीं लाए हैं, मोदी को ध्रुवीकरण लेके आया है। क्योंकि समाज पूरा भारत का जो एक ये खासतौर से सोशल मीडिया आने के बाद जो हिंदू समाज था वो कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की तुष्टीकरण की नीति से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और ऐसे में उसने अपना भरोसा नरेंद्र मोदी पे जताया। ओंकार जी, पर ये सवाल जो कहा जा रहा है, और मीडिया का भी एक हिस्सा ये कह रहा है कि साहब चुनाव में किस तरीके से जो है इसका सांप्रदायिककरण किया जा रहा है चुनाव का, और ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये कोई नई बात है क्या? दूसरी बात ये चुनाव के बीच में कर्नाटक में आप मुसलमानों को, सब के सब मुसलमानों को ओबीसी डिक्लेयर कर देते हैं। वो क्या है? वहां पे आप उनका 4% रिजर्वेशन काट के अलग कर देते हैं। वो क्या है? चुनाव के बीच में हर पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा अपील करती है कि मुसलमानों तुम्हारा वोट बटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। वो क्या है? जामा मस्जिद से और तमाम मस्जिदों से आने वाले फतवे क्या हैं? तमाम मस्जिदों में हो रहे खुतबे क्या हैं? इसके अलावा भी इनके लिए इशरत जहां मुद्दा है, साध्वी प्रज्ञा नहीं है। इसके अलावा सोहराबुद्दीन मुद्दा है, कर्नल पुरोहित मुद्दा नहीं है। बटला हाउस पे सोनिया गांधी को आंसू निकलते हैं, असीमानंद के साथ क्या हुआ है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। गोधरा में 59 कार सेवकों को जला करके मार दिया जाता है, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। इनके लिए दंगे गुजरात के वो मुद्दा है। तो सांप्रदायिकता कौन फैलाता है और हिंदू इनके लिए मुस्लिम की संदेश राजनीति खाली भी कौन मुद्दा करता है? नहीं है। इनके इन्होंने अब तक संदेश खाली पे भी कोई बयान नहीं दिया। इनके लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। नंबर 1, अगर हिंदू मर रहा है तो मुद्दा नहीं। नंबर 2, अगर सामान्य वर्ग का कोई आदमी मर रहा है तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ तब है, अच्छा दलित भी मर रहा है तो मुद्दा नहीं है अगर उसको मारने वाला कोई मुस्लिम या फिर कोई और है। जैसे आप देखें, पाकिस्तान से आए हुए तमाम शरणार्थी 99% दलित हैं, पर ये कहते हैं सीधा बले लागू नहीं होने देंगे। क्यों? वो तो दलितों के लिए आया ना कानून, पर चूंकि वो मुसलमानों से परेशान होके आए हैं तो इसलिए साहब सीधा बले लागू नहीं होने देंगे। चूंकि संदेश खाली में जुल्म करने वाला शाहजहां शेख मुसलमान था, इसलिए इस संदेश खाली की बात नहीं करेंगे। चूंकि बलात्कारी लड़के मुस्लिम समुदाय से आते थे, इसलिए मुलायम सिंह कहते थे लड़के लड़कों से गलती हो जाती, माफ कर दो। सिंपल सी सोच है। तो मतलब अगर दलितों के साथ भी कोई अन्याय हो रहा है, जब तक वो अन्याय किसी ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य जाति के आदमी से ना हो रहा हो, तब तक इन्हें उससे भी मतलब नहीं। ये ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि भाई कि अभी जबकि देखिए आप उससे SC/ST आयोग से निकल के बाद एकदम रिपोर्ट आती है, आप देखिए कि जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है या दलितों पे जो वो हुआ है, क्या नाम है, मुकदमे लिखे गए SC/ST एक्ट के तहत, उसमें 80 से 85% ओबीसीज हैं, अभी बढ़ के 8 से 9% मुसलमान हो गए। तो उसमें जनरल कैटेगरी वाले आपको 7-8% मुश्किल से लोग मिलते हैं। लेकिन बस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी, अब उनका क्या किया जा सकता है साहब, उनका अपना एक तरीका। वैसे भी राहुल गांधी की किसी बात का आप मान के चलें कि पार्टी तो इनकी हाईली कम्युनल है। खुद राहुल गांधी एकदम राजनीति, आप देखें केरल जाके आपने विजयन को चैलेंज कर दिया। आपने कहा क्या केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, विजयन जेल में क्यों नहीं है? आप पता है वहां पे वो एक मुस्लिम विधायक थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने पलट के कहा कि राहुल गांधी की DNA की जांच करा जाए, इसकी तो पैदाइश में मुझे शक है। तो राहुल गांधी रोने लगे कि बताइए मेरे को इतनी गंदी बात कह रहे हैं। तो बजाय उसको डपटने के जो विजयन है मुख्यमंत्री, उन्होंने जवाब क्या दिया कि राहुल गांधी ने क्या सोचा था कि पूरे देश में बैठ के
घूम घूम के जिस तरह की वो बातें करते हैं वैसी बातें वो केरल में भी कर लेंगे। वो केरल में करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर राहुल गांधी चुप हो गए। अच्छा आप देखें, इधर आप खड़े हो कहते हो कि केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया, हेमंत सोरेन दिल्ली में, रांची जाके कहते हो सोरेन को गलत गिरफ्तार किया गया, और वायनाड जाके कहते हो कि विजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो मतलब बेसिर पैर की राजनीति ना, और इनको एकदम सही जवाब दिया उन्होंने, वामपंथियों ने। जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी की तरह बदतमीजी से बात, नरेंद्र मोदी पागल हो गया, नरेंद्र मोदी पत्ते की तरह कांप रहा था, वही जवाब उन्होंने दिया आपको, वही जवाब उन्होंने आपको अच्छे से दिया। अच्छा उसके भी ये देखिए, चूंकि एक मुस्लिम विधायक ने गाली दे रहा था तो उसके मुंह नहीं रखते, फिर उससे फिर ये कुछ नहीं कहते, उससे ये एकदम चुप हो जाते हैं कि साहब एक मुस्लिम विधायक गाली दे रहा है तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं। उसका नाम था पीवी अनवर। पीवी अनवर ने कहा कि इसकी पैदाइश गड़बड़ है, इसकी डीएनए जांच कराया जाए, फलाना टिका, क्या 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 डाला उन्होंने। मुख्यमंत्री विजय ने उनको सपोर्ट भी किया, राहुल गांधी खामोश हो गए। नहीं, क्या ये लोग एक्सपोज नहीं हो रहे हैं? आप हाथरस भाई बहन दोनों सैकड़ों मीडिया के कैमरे लेकर के दौड़ पड़ते हैं। कठुआ, हाथरस, उन्नाव आपके लिए मुद्दे हैं। अभी हुबली में जो नेहा का कत्ल हुआ है, आपके कांग्रेस के पार्षद की बेटी थी, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। बल्लभगढ़ में जो निकिता तोमर मारी गई थी, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। जम्मू कश्मीर से 3 लाख हिंदू रातों रात पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। 1984 में जब आपके पापा प्रधानमंत्री थे, 3000 सिखों का कत्लेआम हो गया, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं। साहब ये बात तो बहुत पीछे तक जाती है ना। जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई थी, उसके 24 घंटे के अंदर 10,000 चित्पावन ब्राह्मण मार दिए गए थे महाराष्ट्र में। कांग्रेसियों द्वारा। महाराष्ट्र में कांग्रेस में उनके घर जला दिए गए थे, उनकी फैक्ट्रियां जला दी गई थी। ये आजाद भारत का पहला नरसंहार था। हजारों, क्या आपको उसका उल्लेख कहीं मिलता है इतिहास की किताबों में? कहीं पढ़ाया जाता है? कभी इस पर जिक्र होता है? कभी इस पर चर्चा होती है? उन चित्पावन ब्राह्मणों का लेना देना क्या था सिवाय इसके कि नाथूराम गोडसे एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से आता था। तो ये तो एक बहुत पुराना चला, और तो इनके लिए कौन सी जान की कीमत है। राजीव गांधी के एक गलत डिसीजन ने हमारे हजारों जवान आईपीकेएफ में श्रीलंका में मरवा दिए। इंदिरा गांधी के एक गलत फैसले ने हमने 93,000 जवान छोड़ दिए और हम कुछ हासिल नहीं कर पाए भुट्टो से। तो ये तो एक पूरा आप 47 से चला आ रहा है ना, गांधी की डेथ से पूरा एक सिलसिला चला आ रहा है। और आप देख लेना कि जो जब आपने मोपला नरसंहार को मोपला दंगा कह दिया या मोपला विद्रोह कह दिया बाद में, और कह दिया साहब वो तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। और मोपला में हुआ क्या, अगर कोई जानने में सचमुच इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, जिसमें उन्होंने बताया है अम्बेडकर साहब ने कि किस तरह हिंदू, अच्छा मैंने कि मेरे लफ्ज नहीं है ओंकार जी, अम्बेडकर के लफ्ज हैं कि हिंदू औरतों का पेट काट के बच्चे निकाल लिए गए और उनको भी कत्ल कर दिया गया। और उसको आप कहते हैं मोपला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। बड़ी दुखद हिस्ट्री है सर, बड़ी दुखद हिस्ट्री है। मैं कहते कहते खुद जज्बाती हो जाता। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने इनका सीधा, और जो आपके साथ सवाल था कि एक्सपोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो एक्सपोज नहीं हो रहे तो हाथरस से लेकर उन्नाव जहां जहां इन्होंने तमाशे किए, भाजपा जीत कैसे गई? एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो मतलब 38% और 40% की लड़ाई उत्तर प्रदेश में पिछली बार लड़ी गई थी, अब वो देखे बढ़ के 51% की लड़ाई लड़ दी इन्होंने 2019 में। जब पूरा महागठबंधन बन गया तो उन्होंने 51% की लड़ाई लड़के दिखा दी। और लखीमपुर खीरी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कह तो रहा हूं। और आप देखिए कि मतलब अभी अभी आ रहा है और भी नतीजा आ रहा है, अभी से क्या बोला जाए, अभी से क्या बोला जाए। लेकिन एक्सपोज नहीं हो रहे होते तो वो कांग्रेस पार्टी जो कभी 400 से ज्यादा सीट लाती थी, वो 40 सीट लाने पे तरस गई। एक्सपोज नहीं हो रहे होते तो इनके अपने गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी राहुल गांधी को चैलेंज नहीं करती कि इस बार तुम 40 सीट ला के दिखा देना तो मैं मान जाऊंगी। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।